तकरीबन 1 हफ्ते से यही चला आ रहा था। हर रात 2-3 लड़के एक किन्नर को अपने साथ घर लेकर आते थे और फिर सुबह सुबह बुरी हालत में उसे घर से बाहर निकाल देते। मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था कि आखिर ये असल माजरा क्या है। उस रात में खामोशी से जब उस घर की दीवार से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे आग बबूला कर दिया था। मैं फौरन अध खुली खिड़की के पास गया। अंदर जो मंजर देखा उसे देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। वो तीनों लड़के उस किन्नर के साथ मिलकर ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे थे जिसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरा संबंध एक खुफिया एजेंसी से था। मैं आज से पहले कितने ही केसेज को लेकर उन पर मुखबरी करके कामयाब ऑपरेशन कर चुका था। इस बार जब मैं अपने सीनियर से मिला तो उन्होंने मुझे एक गांव का हवाला देते हुए बड़ी अजीब बात बताई। सारे खुफिया प्लान्स को समझने के बाद मैं उसी दिन एक आम से हुलिये में उस गांव के रिहायशी का भेष बदलकर उस गांव तक जा पहुंचा। मुझसे पहले ये केस बहुत से खुफिया एजेंट के हवाले हो चुका था, लेकिन अब तक कोई भी इस केस का सिरा नहीं पकड़ पाए थे। ये मेरी जिंदगी का बहुत अनोखा सा केस था। सीनियर ऑफिसर ने वहां गांव के ऐन बीचों बीच मेरे लिए घर भी किराए पर खरीद रखा था। जैसे ही रात होने लगी मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक सीधे साधे देहाती की हैसियत से गया था। लोगों की नज़र में मैं एक अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ सा व्यक्ति था। मेरा सारा काम रात का था। रात होते ही मैं घर की छत पर जाकर बैठ गया और एक खास दूरबीन की मदद से पूरे गांव के घरों को जांचता रहा। गर्मियों की रातें थी, इसलिए ज्यादातर लोग या तो घरों की छतों पर सोते थे या खुले आंगन में चारपाइयों पर। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था मैं पिछले कई दिनों से उस पर काम कर रहा था, लेकिन मुझे अब तक मायूसी का सामना ही हो रहा था। उस रात भी मुझे कुछ खास मालूमात न मिल सकी। अलबत्ता अगले दिन मेरे घर से कुछ दूर एक घर में शादी थी। मुझे एक मोहल्लेदार की हैसियत से बुलाया गया, इसलिए कुछ देर के लिए मैं भी उस शादी में शामिल हो गया। शादी की रात थी। खूब शोर शराबा और हल्ला गुल्ला देखने को मिला था। इस बीच भी मेरी नज़र वहां मौजूद हर व्यक्ति पर थी, क्योंकि मैं गांव के किसी भी व्यक्ति पर एतबार नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद ही जब वहां बाराती शादी की रस्म निभाने आए तो उसी शोर में बहुत से किन्नर भी नाच गा रहे थे। वो 4-5 किन्नर थे। सुनने में यही आया था कि हर शादी में वो जरूर शामिल होते थे। घर के आंगन में वो लोग नाच गाना और भंगड़ा कर रहे थे। घर के आंगन में वो लोग नाच गाना और भंगड़ा कर रहे थे। एक चीज जो मुझे कुछ हैरत में डाल गई वो ये थी कि गांव के चंद लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे। फिर उनमें से एक किन्नर एक साइड पर जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ गांव के 2-3 नौजवान कुछ बातचीत करने लगे। बाकी सब किन्नर आंगन में नाच रहे थे, इसलिए उस किन्नर की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाते हुए उनके करीब पहुंच गया। मैं सुनना चाहता था कि उनके बीच क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो लोग भी बेहद चालाक थे। मुझे करीब खड़ा देखकर छत पर चले गए। अब मैं करीबी मेहमान तो था नहीं कि किसी किस्म के संबंध कायम करता, इसलिए 2 घंटे वहां गुजारने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया और खामोशी से छत पर बैठकर दूरबीन की मदद से आसपास के घरों में झांकने लगा। कुछ देर बाद मुझे सामने से निकलती एक गली में 2-3 लड़के नजर आए जो एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। लड़की के मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसकी चीखों के शोर से गांव वाले न उठ जाएं। मेरी धड़कनें तेज हुई थी। मैंने दूरबीन से गौर से देखते हुए उनकी तरफ गौर किया तो मेरे दिल को धक्का सा लगा। वो 3 लड़के जब गली के रोशनी भरे हिस्से से गुजरे तो उनके बीच सहमी हुई जनाना कपड़ों में कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर मौजूद था, और ये वही किन्नर था जिससे शादी पर अलैदगी से बातचीत की जा रही थी। फिर उस लड़के ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो लड़के ललचाई नजरों से उसे देख देख कर हंसते हुए न जाने उससे क्या बातें कर रहे थे, जिसके जवाब में वो खौफ खाया सा मना करने की कोशिश कर रहा था। उन लड़कों का घर मेरे घर से कुछ दूरी पर ही था। वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर में दाखिल हो गए। मैं परेशान था, उनकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। वो घर में दाखिल हुए और फिर उस किन्नर को लेकर एक कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही उन लोगों ने अपने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और छत के एक कोने से उस घर के थोड़ा करीब जाकर खड़ा हो गया। मौसम में बिल्कुल खामोशी थी। कुछ देर बाद मुझे उन चंद लड़कों के हंसने की आवाजें आने लगी। न जाने वो अंदर क्या कर रहे थे। उन लड़कों का आखिर एक किन्नर से क्या काम था जो उसे यूं अपने साथ ले जाकर हर खिड़की दरवाजे बंद करके कमीनेपन से हंस रहे थे। मुझे एक नई परेशानी ने आन घेरा था। वो रात मेरी उसी सोच में गुजरी थी। जैसे ही सुबह हुई तो अभी सूरज ठीक से उगा भी नहीं था।
जब उस घर में मौजूद कमरे की खिड़कियां खुली। मैं हैरत के मारे बगैर पलक झपकाए दूरबीन की मदद से ये सारा मंजर देख रहा था। कुछ देर बाद वो किन्नर कमरे से निकला और अपना मुंह एक दुपट्टे से छुपाने लगा। वो लड़के अब उससे न जाने क्या बातें कर रहे थे, जिसका जवाब वो नहीं में सर हिलाकर देने के बाद डरता डरता वहां से भागने लगा। जो ही वो घर से बाहर निकला, उसने अपना हुलिया एक आम किन्नर जैसा कर लिया और अपने चेहरे को बमुश्किल नॉर्मल रखते हुए वहां से जाने लगा। यह मंजर मेरे लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं था। मैं तो यहाँ किसी और ही काम के लिए आया था, मगर उस रात के किस्से ने तो मुझे कहीं और ही गुम कर दिया था। मैं सारा दिन इसी सोच में मग्न रहा कि आखिर एक किन्नर को यूं घर में बुलाकर सारी रात वो लड़के उसके साथ क्या करते रहे थे। मैं उसी बात में गुम था जब मोहल्ले से एक शोर सा उठा। एक अजीब सी हलचल महसूस करके मैं भी घर से बाहर निकला। चंद लोग बाहर इकट्ठे खड़े बातें कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे पूछा तो कहने लगे, विकास भाई, क्या आपको खबर नहीं, कल रात सुखदेव भाई के घर से नकदी और जेवरात चोरी हो गए हैं। बेचारों ने सारी जिंदगी मेहनत करके अपनी बच्चियों का दहेज जमा किया था और आज जब उनकी बेटी ने विदा होना था तो ये क़यामत टूट पड़ी। सुखदेव भाई तो बेचारे दिल के मरीज हार्ट अटैक की चपेट में आ गए। अभी अभी उन्हें गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर गए हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं गूंग सा रह चुका था। अगले दिन फिर वही खबर सुनने को मिली, शादी वाले घर में चोरी हो चुकी थी। ये सुनकर मैं चकरा कर रह गया था। ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो खुद इस घर को देखकर पूरी रात बिताई थी। मुझे तो उनके घर चोर आते जाते नजर ही नहीं आए। फिर मुझे एक ख्याल आया तो मैं खुद को कोसने लगा। मैं अपने बाल मुट्ठी में दबोचकर अफसोस करता रह गया। मैंने अपनी ड्यूटी से एक रात के लिए ध्यान हटाया था और पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था इन भाई साहब के लिए। जब सीनियर ऑफिसर को ये खबर मिली तो उन्होंने मुझे लेकर जो उम्मीदें जोड़ रखी थी उन पर अफसोस का इजहार करते हुए मुझे जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचने का आदेश दिया। चंद हफ्तों के बाद फिर एक शादी थी। उस रात में दोबारा चौकस होकर अपने घर की छत से मुखबरी करना शुरू कर दी। मैं गौर से एक एक घर को देख रहा था। आज मैं कोई एक भी सुराग हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रात के जब 11:30 बजे तो मुझे गली के नुक्कड़ पर 2-3 लड़के नजर आए। उन्हें देखकर मैं चौकन्ना हो गया, मगर जब वो अंधेरे से रोशनी में आए तो ये मंजर देखकर एक बार फिर मैं हैरत में गिर गया, क्योंकि आज फिर उनके साथ एक किन्नर था। मेरा सारा ध्यान एक बार फिर उन लड़कों की तरफ हो चुका था। वो उस किन्नर को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि वो किन्नर कोई और था जिसे वो अपने साथ ले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले गए। एक बार फिर वो सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर चुके थे। कहीं से भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां से मैं अंदर झांक कर देख सकता कि आखिर वो उस किन्नर के साथ कर क्या रहे हैं। 2 घंटे गुजरे थे कि उनमें से एक लड़का कमरे से बाहर निकला। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया और उसकी हर हरकत पर गौर करने लगा। वो लड़का बाहर निकला और फिर अपने हाथ में मौजूद किसी नुकीली चीज से जमीन खोदने लगा। मुझे बहुत हैरत महसूस हुई थी। रात के 2 बजने वाले थे और ये लड़का रात के इस पहर जमीन खोदकर न जाने क्या करने वाला था। मेरी सारी तवज्जो फिर से उन लड़कों की तरफ चली गई। मेरे दिल में ये वहम सताने लगा कि कहीं लड़कों ने उस किन्नर को तो जान से नहीं मार डाला। वो तकरीबन आधे घंटे तक जमीन खोदता रहा और फिर देखते ही देखते वो अपनी कमीज उतारने लगा। अंधेरी रात धीमे धीमे जलते बल्ब की रोशनी में उसका ये काम काफी अजीबो गरीब महसूस होता था। मैं सांस रोककर उसका हर काम देख रहा था। जब उसने अपनी कमीज उतारी और फिर उसे लपेटते हुए एक गोल शक्ल में बदला और फिर उस खोदे हुए गड्ढे में रखकर ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। इस काम का क्या मतलब था, मैं समझ नहीं पाया था। अगर वो कोई चीज छुपाता तो भी मैं कुछ अंदेशा लगा पाता, मगर यूं गड्ढा खोदकर उसमें अपनी पहनी हुई कमीज छुपा देने का क्या मतलब था। सारी रात यूं ही गुजर गई। सुबह हुई तो वो लड़के उस किन्नर को कमरे से बाहर लेकर आए और फिर उसके हाथ पर कई नोट रखते हुए वहां से जाने का कहा। मैं खुद को छुपाकर ये सारा मंजर देख रहा था। उस किन्नर की हालत मुझे काफी बुरी लग रही थी। उसकी टांगे बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। वो बमुश्किल चलता हुआ दीवारों का सहारा लेता हुआ वहां से जाने लगा। मेरे दिल में एकदम से धमाका हुआ। मैंने कुछ सोचते हुए फौरन अपनी दूरबीन रखी और उस किन्नर से बात करने की ठान ली। मैं जल्दी से छत से उतरा और घर के बाहर की तरफ भागा। वो किन्नर अभी कुछ ही दूर गया था जब मैंने उसे पीछे से बुलाना शुरू किया, मगर उसने जब मेरी आवाज सुनी तो फौरन तेज तेज कदम उठाता वहां से जाने लगा। मैंने इस बार ऊंची आवाज में उसे रुकने का कहा था, मगर तभी गली के नुक्कड़ पर चंद मर्दों को खड़ा देखकर वो किन्नर उनके करीब गया और जो शब्द कहे उन्हें सुनकर तो मेरी आत्मा ही कांप उठी। वो किन्नर उनसे कहने लगा,
कि ये आदमी रोजाना मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाने की बात करता है। उस किन्नर के शब्द सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि इस किन्नर से हकीकत जानकर इसकी मदद कर सकूंगा, मगर यहाँ तो इसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया था। मैं परेशान हो गया और जाकर सख्त अंदाज में उनसे बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इसकी कुछ पैसों से मदद करना चाहता था, मगर ये मेरी आवाज पर रुक नहीं रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन इनके पीछे आना पड़ा। इतना कहकर मैं वहां से पलट गया और वो किन्नर भी तेजी से कदम उठाता बगैर पीछे मुड़कर देखे वहां से भाग निकला। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। 2 रातों तक लगातार यही होता आ रहा था। हर रात वो लड़के एक नए किन्नर को अपने साथ ला रहे थे। हर रात एक नया लड़का आधी रात को आंगन में आता और अपने कपड़े समेटकर उस गड्ढे में दबाने लगता। ये सारा माजरा क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी, जब जब वो एक किन्नर को घर में लाते तो उसी सुबह मोहल्ले के एक घर में चोरी हो जाने का शोर उठ जाता, और ज्यादातर चोरी उसी घर में होती जहाँ शादी ब्याह होता। अभी तक मेरी मौजूदगी में 3 घरों में चोरियां हो चुकी थी। वो सभी घर गांव के अमीर खाते पीते घरों में शुमार होते थे, जिनके लाखों की कीमत के जेवर और नकदी एक ही पल में चोर लेकर उड़नछू हो जाते, और किसी को भनक भी नहीं लगती थी। मैंने ठान ली थी कि अब जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचकर रहूंगा। जिस घर चोरी हुई थी मैंने उस भाई से पूरी जानकारी ली, तो वो कहने लगे कि आज ही वो शहर गए थे और गेहूं का सौदा तय करके वापस आए थे। उनकी जेब में अच्छी खासी रकम थी। वो रात को ही उन्होंने अपने घर पर रखी थी। हालांकि इसकी खबर उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन पता नहीं वो चोर कोई जादूगर है क्या, जिन्हें तुरंत ये खबर हो जाती थी कि किस घर में पैसे मौजूद हैं। वो लोग अंधेरी रात में नकाब लगाए पहले घर में घुसे थे और कमरे में आकर उन्होंने सबसे छोटे बच्चे को टारगेट बनाया और तेज धार वाला चाकू अपनी जेब से निकाला और उस सोए हुए बच्चे को पकड़ लिया। उस बच्चे की रोने की आवाज से इसके घर वाले उठ गए, लेकिन जैसे ही उस बच्चे की मां ने एक अजनबी को छुरी ताने देखा तो बुरी तरह से घबराकर चिल्लाने लगी। लेकिन उस नकाब पोश ने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज भी निकली तो बच्चे की गर्दन उड़ा दूंगा। फिर उसने सारी नकदी मांगनी शुरू कर दी। वो गरीब किसान कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो नकाब पोश हंसकर बोला, मेरे साथ चालाकी मत कर, मैं सब जानता हूँ तेरे पास कितने पैसे हैं। रात को ही तू गेहूं का सौदा करके आया है, चल जल्दी निकाल सब कुछ, वरना तेरे बेटे की गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर बेचारे किसान ने उसे सारे पैसे दे दिए। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि उस चोर को ये खबर कैसे हो जाती है कि गांव में किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है और कब आता है। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि सबके पीछे उसने जासूस छोड़ रखे हों। मैंने उससे कहा कि क्या तुमने किसी से जिक्र किया था कि तुम शहर गेहूं का सौदा करने जा रहे हो। मेरी बात सुनकर वो पहले तो सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, नहीं, मैंने इस बार अपनी पत्नी से भी जिक्र नहीं किया था, बस मुझे ही पता था। मैंने कहा, अच्छी तरह याद करो, उस दिन या उससे पहले तुमने किसी से जिक्र किया हो। मेरी बात सुनकर वो किसान गहरी सोच में पड़ गया। मैं अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहता था। कुछ देर वो किसान सोचता रहा, फिर जो उसने मुझे बताया मैं सारा मामला समझ चुका था। उस रात एक बार फिर जब वो एक किन्नर को घर लाने लगे तो मैं भी खामोशी से उनका पीछा करता उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद जब वो घर के अंदर दाखिल हो गए तो मैंने भी माहिराना अंदाज से उस घर की दीवार फलांग कर अंदर छलांग लगा दी। अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैं बगैर आवाज पैदा किए बड़े ध्यान से चलता हुआ उस कमरे तक आया था। एक खिड़की के पास पहुंचकर मैंने धीरे से खिड़की को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। अंदर का कुछ मंजर नजर आया। मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। जब खिड़की को खोलकर अंदर का मंजर देखा तो मेरा दिल चंद लम्हों के लिए धड़कना भूल गया। मेरा वजूद सर्द पड़ने लगा था। अंदर 4 लड़के मौजूद थे, जिनमें से 5वां एक किन्नर था। उसके बाद जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ चुके थे। सामने फर्श पर एक दरी बिछी थी जिस पर वो किन्नर बैठा था। उसके साथ एक पोटली और कई थैलियां पड़ी थी। वो सभी सरगोशियों में हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब उनमें से एक पोटली को खोला गया तो उसमें ढेर सारे जेवरात मौजूद थे, जिन्हें निकालकर वो अब चटाई पर बिखेर रहे थे। मैं एक टकी मंजर देख रहा था। उन्होंने बारी बारी सभी पोटलियां और थैलियों को खोला और हर तरह के जेवरात को अलहदा अलहदा पोटलियों में बंद करते हुए हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। यानी इस मोहल्ले में अभी तक जितनी भी चोरियां हुई थी उनके पीछे इन्हीं 5 का हाथ था। मैं हैरान था। वो आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे उन्होंने आज सुबह वाली चोरी की थी और किसी को शक भी नहीं हुआ था। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मगर सोचने की बात तो ये थी कि कल ये 5 लड़के तो यहाँ थे, फिर चोरी करने कब जाया करते थे।
और उन सब में एक किन्नर का क्या काम था। तभी उनमें से वो किन्नर उठा और अपने शरीर पर पहने औरतों के कपड़े उतारने लगा। मैं हैरान रह गया। जब उस किन्नर ने अपने शरीर से कपड़े उतारे, उसने पहले से ही नीचे मर्दाना कपड़े पहन रखे थे। उसका बोलने का अंदाज देखकर मुझे ये जानने में देर न लगी कि वो कोई किन्नर नहीं बल्कि एक आम लड़का है। वो लड़के बहुत तेज थे, जो किन्नर बनकर लोगों को आशीर्वाद दे देकर पैसे वसूल करने के चक्कर में उनकी दुखती रग दबाते थे। जब देखते कि कोई किसान बस अड्डे पर है तो कहते, भगवान तेरे काम में अपनी कृपा डाले, खैर से जा और खैर से आ, जाते जाते मुझ गरीब को भी कुछ देता जा। फिर भोले भाले किसान भी उनसे कह देते, भगवान से प्रार्थना करना गेहूं की कीमत अच्छी लग जाए, बस आज सौदा करने जा रहा हूँ। अक्सर लोग बाबाओं और किन्नरों को ये कह देते हैं, फला काम की कामयाबी के लिए आशीर्वाद दे दो। बस उसी से वो लड़के काफी कुछ जान जाते थे। और एक किन्नर बनकर रात के वक्त तमाशा करना कि लड़के उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो हम जैसे पुलिस अफसरों को धोखा देना था ताकि हमारी सारी तवज्जो उस तरफ हो जाए और वो लोग दूसरी तरफ हाथ साफ कर लेते थे। मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उसी खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। पुलिस को मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था, क्योंकि मुझे उस किसान ने यही बताया था कि उसने शहर जाते हुए किन्नर को आशीर्वाद के चक्कर में ये सब बताया था। मुझे उसी वक्त सारी गेम समझ आ चुकी थी। मुझे देखकर वो लड़के घबरा गए। मैंने उन पर पिस्टल तान ली। वो लोग बौखला से गए थे और उन लोगों का खेल खत्म हो गया था। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। वो लड़के गिरफ्तार हो गए। उनके पास से बहुत से जेवरात और नकदी भी मिल चुकी थी। वो पैसे गांव में जिसके भी थे उन्हें वापस कर दिए गए। वो लड़के जेल में बंद थे। जब मैं उनके पास गया, उनसे पूछताछ के दौरान जब मुझे मालूम हुआ कि वो सब लड़के पढ़े लिखे थे और कम से कम इंटर तो कर ही चुके थे, तो मुझे बहुत हैरत हुई। इसलिए उनसे खुद पूछताछ करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, अच्छा है कि वो मुझे सच बता दे कि वो जवान और अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बजाय अपने हुनर को अच्छे कामों में लगाने के वो नए नए तरीके आजमाकर चोरी चुकारी क्यों कर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो नौजवान कहने लगे, ये सारा मुल्क ही करप्ट लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ अगर हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को मेरिट पर नौकरी मिल जाती तो हम भी आज इज्जत से कमा रहे होते, लेकिन यहाँ सिर्फ सिफारिश चलती है। इतिहास गवाह है, राजनेता का बेटा ही नेता बनता है, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। उनकी डिग्रियां उन्हें घर बैठे मिल जाती हैं। परीक्षा में भी हम जैसे गरीब तबके के लड़के रात भर जाग कर पेपरों की तैयारी करते हैं, मगर जमींदार के बच्चों को परीक्षा के कमरे में हल किए हुए पर्चे हमारे सामने दिए जाते थे। जब सब जगह ही अंधेर नगरी है तो फिर हम क्यों अपनी जूतियां दफ्तरों में घसीटते फिरे। हमने पहले बहुत कोशिश की कि हमें अच्छी नौकरियां मिल जाएं, लेकिन जब नहीं मिली तो हमने ये रास्ता अपना लिया। हमारे मुल्क में छीनने वालों को ही उनका हक मिलता है। मेरे पास उन नौजवानों की बात का कोई जवाब न था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी सजा माफ करवाकर उन्हें पुलिस में भर्ती करवा दिया और ये कहा, अगर तुम ईमानदार बनोगे तो नया हिंदुस्तान करप्शन से मुक्त होगा। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।